जी, नीतीश कुमार दिल्ली में है और जेडीयू असमंजस में है। फैसला क्या होगा ये नीतीश जानते हैं, लिहाजा अगले 24 से 48 घंटे जेडीयू के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। कई सारे सवाल सियासी गलियारों में तैर रहे हैं, तो दिल्ली के जेडीयू दफ्तर पर लगे नए पोस्टर कई संकेत भी दे रहे हैं। नीतीश कुमार आज अपने स्तर पर कई बैठकें करेंगे। सिर पदाधिकारियों की आज बैठक होगी और कल राष्ट्रीय परिषद और कार्यकारिणी की बैठक होनी है। यह दिल्ली स्थित जेडीयू का दफ्तर। दफ्तर के मुख्य दरवाजे पर एक तरफ नीतीश कुमार तो दूसरी तरफ ललन सिंह का कटआउट नजर आ रहा है और एक नजर में सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन आने वाले 24 से 48 घंटों में यहाँ का रंग रूप बदलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली में है और जेडीयू असमंजस में। बीते 2-3 दिनों में असमंजस की स्थिति और गहराई, क्योंकि ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने की खबर आई। हालांकि ये खबर सूत्रों के हवाले से आई, लेकिन जिस तरह आनन फानन में पटना में पार्टी दफ्तर से लेकर नीतीश कुमार के आवास पर बैठकों का दौर चला, उसने इसे और पुख्ता कर दिया है। शुक्रवार से जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। इस बैठक से पहले पटना से दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। पार्टी दफ्तर पर लगे ताजा पोस्टर भी इस बात के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि अंदर भले एक तरफ ललन सिंह और दूसरी तरफ नीतीश कुमार है, लेकिन बाहर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। और पोस्टर में लिखा है, प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनके हाव भाव से ये नहीं पता लगाया जा सकता कि वो किधर जा रहे हैं। खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी के कुछ नेता भी उनके संपर्क में हैं। स्थानीय नेताओं को भी उन्होंने तमाम बातें कह रखी हैं। बीजेपी का जो दूसरी पंक्ति के जो नेता हैं वो साफ तौर पे कहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई नीतीश पर वार नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखें तो शीर्ष नेता बीजेपी के हैं, खास करके केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, वो लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उसके बाद आरजेडी का मुख्यमंत्री बन जाएगा, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो साफ तौर पर है कि अभी भी निश्चित रूप से विपक्ष आमने सामने है। एक तरफ एकता दिखाने की कोशिश, जैसा कि तस्वीरों में आपने देखा, तेजस्वी और नीतीश साथ आए थे, साथ बातचीत किया। नीतीश के बाद जब तेजस्वी बोल रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सिर्फ अटकलबाजी चल रही है और हर तीसरे महीने कुछ न कुछ चलाया जाता है। इसी दफ्तर में जेडीयू की बैठकों का दौर चलेगा। पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक। हालांकि नीतीश कुमार आज ही अपनी बैठकें करना शुरू कर देंगे, जिसका एजेंडा वो पटना से निकलने से पहले तय कर चुके होंगे और उन्हीं का एजेंडा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आगे बढ़ना तय है। लेकिन नीतीश कुमार ने इसे सामान्य करार दिया। चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास दृष्टिकोण से फिर बैठक रखी गई है। कल बैठक है, आज हम लोग आ गए हैं, कल बैठक है। हालांकि दूसरी ओर जेडीयू के कुछ विधायकों की अलग से बैठक होने की भी खबर आई, जिसके बाद जेडीयू में टूट के अटकलें तक लगने लगी। लेकिन दिल्ली पहुंचे ललन सिंह ने दावा किया है कि जेडीयू एक है और कोई संकट नहीं है। आप पहले ये जनता दल यूनाइटेड की नियमित बैठक है और नियमित बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय परिषद की होती है और ये नियमित बैठक है। जेडीयू में जारी संकट पर सहयोगी आरजेडी की भी नजर है। तेजस्वी ने दावा किया कि फर्जी खबरें चल रही है। दूसरी ओर गिरिराज सिंह ने नीतीश पर निशाना साधा, जिस पर केसी त्यागी ने जवाब दिया। जी का मैं बार बार कहता हूँ, वो लालू जी के साथ कंफर्टेबल नहीं। बेटवा का क्या होगा, उसमें वो डर जाते हैं। लालू नीतीश जी डरा देते हैं और वो गाना गाते हैं, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहिए। भाजपा का शटर खुला हुआ है? नहीं, हम शटर एकदम खिड़की कबाड़ सब भाजपा का बन गया। 2024 पर कुछ बोल दिए। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सर्वे में रिपोर्ट आया, सरकार बनेगी, खूब बढ़ चढ़ के बनेगी। गिरिराज सिंह जी के बयान चाहे राजनीति पे हो या धर्म पर हो, वो भड़काऊ, आपत्तिजनक, उत्तेजनात्मक होते हैं। उस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। वो पार्टी के सर्वमान्य नेता नहीं हैं। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी नेता हैं। उनको अपने कमान में रहना चाहिए। पटना से उपजा बवाल दिल्ली तक पहुँच गया है, जिसकी वजह से बवाल हुआ वो भी दिल्ली में है और इस कथित बवाल पर 2 दिनों तक मंथन होगा।
देखते हैं बवाल शांत होता है या और बवाल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात कोरोना की। कोरोना कहीं गया नहीं, वो यही है। हालांकि पिछली बार की तरह ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। पूरे देश का दुश्मन कोरोना एक बार फिर से नए रूप में सामने आया। JN.1 सब वेरिएंट के 41 नए मामले रिपोर्ट किए गए। साथ ही संक्रमण के स्वरूप के मामले बढ़कर अब 110 हो चुके हैं। पूरी जानकारी देते हैं आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए। बढ़ रहे कोरोना के मामले, बढ़ रही चिंता। JN.1 वेरिएंट के अब तक 110 केस। दिल्ली में JN.1 का पहला केस आया सामने। सावधान हो जाओ वरना बढ़ जाएगी परेशानी। देश में कोरोना वायरस के JN.1 सब वेरिएंट के 41 नए मामले सामने आए हैं और अब टोटल आंकड़ा JN.1 का 110 हो गया। 8 दिसंबर को केरल में पहली बार पाए गए नए कोरोना सब वेरिएंट JN.1 के मामले अब तक 9 राज्यों में फैल चुके हैं। बुधवार को दिल्ली में भी नए वेरिएंट का पहला केस दर्ज किया गया। JN.1 वेरिएंट के कहां पर कितने केस, अब ये जान लीजिए। गुजरात में 36, कर्नाटक में 34, गोवा में 14, महाराष्ट्र में 9, केरल में 6, राजस्थान और तमिलनाडु में 4 और तेलंगाना में 2 केसेस सामने आए। तो वहीं पर दिल्ली में एक केस भी सामने आ चुका है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ज्यादातर मरीज फिलहाल होम आइसोलेशन में है। वहीं बुधवार को देश में कोविड-19 के 529 कुल मामले सामने आए और अब तक 4093 मरीजों का इलाज चल रहा है, यानी कितने केसेस एक्टिव है। बात महाराष्ट्र की करें तो बुधवार को कोविड के नए मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी महाराष्ट्र में देखने को मिली। यहाँ पर 87 पॉजिटिव केस मिले, जबकि मंगलवार को यह आंकड़ा सिर्फ 37 था। महाराष्ट्र सरकार राज्य में बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट है, लेकिन दिल्ली में भी पहला JN.1 केस सामने आने के बाद अब नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए जीनोम टेस्टिंग शुरू कर दी। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हेल्थ सेक्रेटरी को रोज कोविड रिपोर्ट भेजने के लिए कहा। चलिए आपको बताते हैं कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आखिर दिल्ली सरकार की क्या तैयारी है। RT-PCR टेस्ट फिर से शुरू, नए वेरिएंट भी माइल्ड। 24 घंटों में 2 नए मरीजों की पुष्टि हुई। अभी सिर्फ 4 से 5 मरीज ही एडमिट है। गनीमत ये है कि वायरस की वजह से अभी तक किसी की जान नहीं गई। हेल्थ सेक्रेटरी से रोज कोविड रिपोर्ट भेजने के लिए निर्देश दिए गए हैं और एम्स ने भी किया स्क्रीनिंग OPD शुरू करने का फैसला। देश में अब तक कुल एक्टिव केसेस की संख्या 4181 है। केरल में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस 353 है, तो कर्नाटक में आंकड़ा 76 और महाराष्ट्र में 134 संक्रमित मरीज है। फरवरी 2020 में देश का पहला कोरोना पॉजिटिव केस आया था। तब से लेकर अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। 4 करोड़ 44 लाख ठीक भी हो गए और 5,33,000 की जान चली गई। इस रिपोर्ट में जो आंकड़े हमने आपको बताए, उससे आपको डराना भारत 24 का मकसद नहीं है। अभी तक जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसके मुताबिक ज्यादातर मरीज होम आइसोलेशन में है। नया वेरिएंट सामने आने के बाद हॉस्पिटलाइजेशन रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई है, यानी कि नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है। इसलिए आप कोविड से डरे नहीं, बल्कि आपको सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कोरोना ने देश के एक शानदार अभिनेता और नेता को छीन लिया। नारायण विजय राज अलगर स्वामी, जिन्हें उनके स्टेज नाम विजयकांत से जाना जाता है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके निधन से साउथ की राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है, क्योंकि वो न सिर्फ अभिनेता बल्कि एक भारतीय राजनीतिज्ञ भी थे और DMDK के फाउंडर थे, इसीलिए उनके समर्थकों में शोक की लहर है। अभिनेता और DMDK प्रमुख विजयकांत का 71 साल की उम्र में चेन्नई के एक निजी अस्पताल में निधन हुआ। अभिनेता से राजनेता बने विजयकांत कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव थे और उसके बाद वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। उनको 20 नवंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में उनका सांस संबंधी बीमारी का इलाज चल रहा था। निधन की खबर सुन साउथ के कई राजनेता और अभिनेता स्तब्ध हैं। वहीं मोदी के फिर से मुरीद हो गए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पुतिन अपने समकक्ष नेताओं से ही मिलते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इस परंपरा को तोड़ा। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर से क्रेमलिन में खास मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जो बातें पुतिन ने कही, उससे पूरी दुनिया को एक बार फिर समझ आ गया कि मोदी कितने बड़े लीडर हैं। चौबीस के लिए दोस्त को पुतिन की गुड लक। मोदी के फिर मुरीद हुए पुतिन।
पुतिन ने पीएम मोदी को दिया रूस आने का न्योता। दुनिया भर में मोदी की गारंटी बहुत खरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती से पूरी दुनिया वाकिफ है। दोनों दोस्तों का दम देख दुनिया के कई बड़े देश हैरान परेशान हो जाते हैं। इस दोस्ती का एक और नया आयाम दिया है व्लादिमीर पुतिन ने। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल रूस की यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त रशिया की 5 दिनों की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से क्रेमलिन में मुलाकात की। पुतिन ने बड़ी गर्मजोशी के साथ में जयशंकर से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल रशिया में आने का न्योता दे दिया। Definitely we will be glad to see our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi, paying a visit to Russia. We will be able to discuss all the relevant current issues and talk the prospects of the Russian and Indian relationship. We have an open field of work ahead of us. So please convey my very best wishes to His Excellency. And please tell him that we want to see him. Russia, we expect him to come, although व्लादिमीर पुतिन ने अपने दोस्त को न सिर्फ रूस आने का न्योता दिया बल्कि 2024 चुनाव के लिए गुड लक भी कहा। पुतिन दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते रुतबे से इतने प्रभावित हुए हैं कि उन्होंने अभी से कह दिया है कि 24 में मोदी की जीत हो। I know that India next year will have a busy political schedule. The general elections in Parliament are scheduled for next year. We wish our friends every success in that, and we hope that. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी का खत भी सौंपा। इस खत में पीएम मोदी ने हाल के सालों में दोनों देशों के बीच बड़े सहयोग और प्रगति को लेकर खुशी जाहिर की है। Mr. President, first of all, please allow me to convey the personal greetings of Prime Minister Modi, and he has also, through me, sent a letter to you, a letter expressing his thoughts about the state of our cooperation and the progress that we have made in recent days. ये कोई पहली बार नहीं है जब मोदी को लेकर पुतिन ने खुलकर कुछ कहा हो। इससे पहले 3 राज्यों में जब बीजेपी को जीत मिली थी तब भी पुतिन ने मोदी की तारीफ की थी। पुतिन ने 3 राज्यों में मिली जीत को मोदी की गारंटी से जोड़ा था। पुतिन मानते हैं कि जहां भारत के हित की बात आती है वहां मोदी बड़े और कड़े फैसले लेने से झिझकते नहीं। मोदी के प्रति पुतिन का प्रेम ये साफ संदेश है कि मोदी आज के समय में सबसे बड़े ग्लोबल लीडर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने जो चार्जशीट दायर की है उसमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का नाम भी है। चार्जशीट की कॉपी भी हम आपको दिखाएंगे। ईडी का कहना है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली के रियल एस्टेट एजेंट से हरियाणा में जमीन खरीदी और उसे सीसी थम्पी को बेचा। आइए आपको पूरा मामला तफसील से समझाते हैं। जिस केस में प्रियंका गांधी का नाम आया वो फरीदाबाद के जमीन खरीदने बेचने का मामला है। साल 2005-06 में फरीदाबाद के अमीपुर गांव में रॉबर्ट वाड्रा ने करीब 4018 एकड़ जमीन खरीदी थी, जिसे 2010 में उसी प्रॉपर्टी डीलर पाहवा को बेचा गया। अब आरोप यह है कि प्रियंका गांधी ने 2006 में पाहवा से जमीन खरीदी, 2010 में बेच दी। मामले में दिलचस्प बात यह है कि पाहवा और थम्पी बेहद करीबी हैं। उन्होंने थम्पी को भी अमीपुर में जमीन खरीदवाई, जो भगोड़े संजय भंडारी का करीबी है। ईडी की विशेष अदालत ने 2020 में ही संजय भंडारी को भगोड़ा घोषित किया था। अब इसमें प्रियंका गांधी का भी नाम आ रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन को अब अयोध्या धाम जंक्शन के तौर पर जाना जाएगा। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तर्ज पर स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है। राम मंदिर यहां से करीब 1 किलोमीटर दूर होगा। लगभग 50,000 यात्रियों की क्षमता इस अयोध्या धाम जंक्शन का है और इस क्षमता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। बदला रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है अयोध्या धाम।
लंबे समय से हो रही थी मांग, क्योंकि ये है प्रभु श्री राम का धाम। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अयोध्या एक्सप्रेस अयोध्या धाम जंक्शन पहुंचने वाली है। कुछ इसी अंदाज में अब अयोध्या रेलवे स्टेशन पर रेलवे के अनाउंसमेंट होंगे, क्योंकि रामकाज में जुटे सीएम योगी समेत सभी राम भक्तों की इच्छा पूरी कर दी गई है और अयोध्या का नाम अयोध्या धाम कर दिया गया है। रेलवे की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। पीएम मोदी के दौरे से पहले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी ने रेलवे स्टेशन के नवनिर्मित भवन का जायजा लेने के दौरान एक बार फिर से इसका जिक्र किया था और कहा था कि अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम होना चाहिए। सीएम की इच्छा थी तो राज्य सरकार नाम बदलने की प्रक्रिया में जुट गई। रेलवे और केंद्र सरकार के साथ इस संबंध में बातचीत हुई और प्रस्ताव भेज दिया गया। एक तरफ अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा था, दूसरी ओर राज्य सरकार अयोध्या का रंग रूप बदलने में जुटी थी। नया एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा था और इन सब के बीच अब अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला जा चुका है, जिसका सभी ने स्वागत किया है। पूरा देश इंतजार कर रहा है और पूरा देश टकटकी लगाकर बैठा हुआ है। 500 साल की जो तपस्या है वह पूरी होने जा रही है और देश प्रधानमंत्री जी के लिए का कृतज्ञ है कि उनके रहते हुए सब हो रहा है और खूब दिवाली मनाई जाएगी, खूब खुशियां मनाई जाएंगी उस दिन। अयोध्या रेलवे स्टेशन को अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन के रूप में रखा जाए। बहुत दिनों से इस प्रकार की मांग लोग कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और सब लोगों ने मिलकर के इसको अयोध्या धाम जंक्शन रखा है। देखिए, ये तो है तो अयोध्या धाम ही, जो अयोध्या धाम होना चाहिए था वो अयोध्या धाम नहीं था और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर माननीय रेल मंत्री जी ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। यानी अब पीएम मोदी जब 30 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या स्टेशन का नहीं बल्कि अयोध्या धाम का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद 1 जनवरी से आम लोगों के लिए अयोध्या धाम जंक्शन खोल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आखिर कैसे बदला जाता है किसी भी रेलवे स्टेशन का नाम और कैसे बदला गया अयोध्या जंक्शन का नाम? अयोध्या धाम जंक्शन कैसे पड़ा? इसका उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं, ये भी समझिए। आखिर कैसे ये पूरा बदलाव का प्रोसेस होता है। रेलवे स्टेशन का नाम रेलवे जरूर बदलता है पर नामकरण नहीं करता। शहर का या रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की पहल राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार नाम बदलने के लिए गृह मंत्रालय से अनुरोध करती है। रेल मंत्रालय को भी इस अनुरोध की जानकारी दी जाती है। गृह मंत्रालय प्रस्ताव को मंजूरी देकर रेलवे मंत्रालय को निर्देश देता है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि प्रस्तावित नाम पहले से मौजूद ना हो। नागरिक समाज समूहों, राजनीतिक दलों से भी रेलवे को प्रस्ताव मिलता है। रेलवे इन मांगों की जानकारी राज्य सरकार या फिर गृह मंत्रालय को सीधे देता है। राज्य सरकार या गृह मंत्रालय जन भावना के हिसाब से प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और प्रस्ताव के बाद मंजूरी मिलती है तो उसके आगे प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हालांकि ये प्रक्रिया काफी लंबी है। तो क्या है नाम बदलने की प्रक्रिया? दरअसल राज्य सरकार प्रक्रिया का पालन करते हुए नाम बदलने की जानकारी देती है। रेलवे संचालन उद्देश्यों के लिए नए स्टेशन कोड तैयार करता है। नया नाम आगे टिकट प्रणाली में फीड किया जाता है। कोड के साथ नया नाम इसके टिकटों और आरक्षण और ट्रेन पर भी डाले जाते हैं। इसके बाद भवन, प्लेटफॉर्म, साइंस और इसके कम्युनिकेशन मटेरियल पर भी नाम बदला जाता है। और कितनी तैयार है कांग्रेस 2024 के रण के लिए? अपना 139वां स्थापना दिवस कांग्रेस आज नागपुर में रैली कर रही है। आयोजन से कर रही 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हैं तैयार हम का शंखनाद। आयोजन स्थल को दिया भारत जोड़ो मैदान का नाम। देश की हृदय स्थली नागपुर है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन ऐतिहासिक रहे हैं। यहीं से 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का आगाज हुआ। 1956 में बाबा साहेब आंबेडकर की दीक्षा भूमि भी यही बनी थी। 1959 में नागपुर ही बना था इंदिरा गांधी को एआईसीसी अध्यक्ष बनाने का साक्षी।
यही राजनीतिक रूप से जागृत शहर है। 1925 से आरएसएस का मुख्यालय। आरएसएस को माना जाता है बीजेपी का पावर हाउस। 2014 से लगातार नागपुर में लहरा रहा है भगवा ध्वज। 2014 से शुरू हुआ पीएम मोदी का युग। 2014-2016 में नागपुर से नितिन गडकरी, 2014 और 19 में लोकसभा चुनाव जीते। बीजेपी के सबसे सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस की भी कर्मभूमि है नागपुर। अब यहीं से अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस, लेकिन मोदी शाह ने नागपुर से हैट्रिक लगाने की तैयारी की है। क्या सिर्फ नारों और यात्राओं से रोक पाएगी पीएम मोदी के अजय रथ को कांग्रेस? और बड़ी खबर, फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो को 401.7 करोड़ का नोटिस। कंपनी ने 29 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच डिलीवरी चार्ज ग्राहकों से तो वसूले, लेकिन डिलीवरी चार्जेस पर जीएसटी देने से किया परहेज। अब जीएसटी विभाग ने थमाया 401.7 करोड़ के अनपेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी का नोटिस।